में तो बैठे हैं, पर हम कल सारनाथ जाके आए। अच्छा। जो बहुत ही सुंदर जगह है। और मैंने सुना है कि, मतलब सुना तो नहीं है, पर मुझे लगा कि बुद्ध काशी तो बहुत ही पवित्र, काशी का ही विराट क्षेत्र था। हाँ, तो वहाँ क्यों रुके, काशी तक क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, ये तो सब भगवानों का एक्चुअली एक क्या स्थान है कि सारनाथ और काशी हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो वैसा नहीं था। बुद्ध के पहले जो समय है उसको इस एरिया को आनंद कानन कहते थे। आनंद कानन। हाँ। काशी बहुत बड़ा था, उसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। ओके। जैसे राज्य की राजधानी होती है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो काशी की राजधानी वाराणसी होती है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उस राज्यों को बांटा गया था जनपद में। तो भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें काशी एक महाजनपद था। उस समय महाजनपद होने से ठीक पहले इसका नाम आनंद कानन, ऋषि मुनियों की जगह थी। तो उसमें एक ट्राइब आके रहने लगा था, उस ट्राइब का नाम है कासिस। तो फर्गुसन की किताब में भी मिल सकता है जो मैं कह रहा हूँ। तो कासिस नाम की जो जनजाति थी, उसकी वजह से उस जगह को काशी कहने लगे थे। काशी नाम की जगह है, ये काशी ही है। और फिर काशी को का तत्सम रूप काशी हो गया, एक परिष्कृत रूप। तो तद्भव में वो काशी था। तो बुद्ध यहाँ ऋषि मुनियों की जो जगह है वहां तक क्यों नहीं आए? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि सारनाथ भी काशी के अंतर्गत ही था। इसलिए जो सारनाथ और काशी आप कह रहे थे, मैं इस वाक्य को ठीक कर रहा हूँ। तो वो अब काशी का जो वो क्षेत्र है जिसको आज हम सारनाथ कह रहे हैं, या थोड़ी देर पहले तक उसका नाम था सारंगनाथ। बुद्ध के समय में उस जगह का नाम था ईशीपत्तन मृगदाय। ईशीपत्तन मृगदाय, ये पाली में है। बुद्ध ने पाली भाषा लिया था, महावीर ने प्राकृत लिया था। संस्कृत में इसका नाम था ऋषिपत्तन मृगदाय। ऋषिपत्तन मृगदाय। पत्तन का मतलब होता है जैसे मेरा शरीर अभी गिर जाए। हाँ, पतन जो हम बोलते हैं वो ही ना, वही है। तो पतन की जगह पर पत्तन का मतलब होता है इमाशिएटेड। इमाशिएटेड बॉडी मैंने मैं ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे बॉडी गिर जाए, इससे प्राण चला जाए। बाकी कोई रोग नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, शरीर में से प्राण चला जाएगा तो गिर जाएगा। तो बॉडी को वैसे रख के वो लोग आकाश मार्ग से यात्रा करते थे, योगी ऋषि मुनि ये लोग। तो वो जो ऋषिपत्तन मृगदाय था, वो मृगदाय था माने हिरण की एक वनस्थली, जहाँ सिर्फ हिरण लोग ही रहते थे। तो वहाँ शरीर सुरक्षित रहेगा, वो मांसाहारी नहीं होते। इसी योगी लोग पूरे भारतवर्ष में वहां आते थे और अपनी बॉडीज रख के आकाश मार्ग से वहां जाते थे, जहां सिर्फ आकाश मार्ग से ही जाया जा सकता है, स्थूल मार्ग से नहीं। उस जगह का नाम है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है इस कॉस्मोस में जहाँ पर जो कुछ भी जिस व्यक्ति ने शरीर में रहते हुए साधना की है और ईश्वर को प्राप्त किया है, ऐसे लोग फिर टाइमलेस हो गए हैं, देहातीत हो गए हैं, देह छूट गया है, वो कहाँ गए पता? कहते हैं कि हम लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? आत्मा बोलती है, कहीं आत्मा जाती है। तो जब वो आत्मा से परमात्मा हो गए फिर वो कहाँ गए? वो यहीं रह गए। ऐसी सारी परमात्मा जो पहले बॉडी में थी, वो जहाँ रहती है उसको ज्ञानगंज कहा गया है। तो वो कहाँ पे है? हिमाचल में नहीं, तो वो फिजिकली लोकेटेड भी है, लेकिन उसको ढूंढना वही ढूंढ पाएगा जो कोई योगी है। उसको कहा गया है क्योंकि इसको विशुद्धानंद सरस्वती जी प्राय ये यात्रा करते थे, बनारस काशी के थे। तो उनके शिष्य थे पंडित गोपीनाथ कविराज जी। गोपीनाथ कविराज जी ने इसका किताब लिखी, इसका नाम है ज्ञानगंज। उसमें ये लिखा हुआ है। तो जब आप बुद्ध होते हैं तो आप ज्ञानगंज की यात्रा कर पाते हैं। फिजिकली आप ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरे देश के ऋषि मुनि थे, उनका स्थूल देह यहाँ सारनाथ में है? नहीं, स्थूल रख के वो जाते थे, फिर लौट के आके फिर वो बॉडी लेके मूव करते थे। तो अपने लिए अभी क्या है? अपने लिए तो है कुछ रेलेवेंस? अपने लिए तो वो इसलिए आए, लेकिन संसार को बताने के लिए भी कुछ लीला करनी पड़ेगी ना। जब वो आए तो चूंकि वो खुद ही ज्ञान स्वरूप थे बुद्ध, तो 5 व्यक्ति मिले, तो वहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन किया। दुनिया जानती है कि वो धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए वो यहाँ आए थे, लेकिन वो इसलिए पर्टिकुलरली नहीं आए थे। उनका मकसद कुछ और आज जो है, आज कोई भी व्यक्ति क्यों आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा तो मांसाहारी मनुष्य ही हो गया ना, तो योगी सारनाथ क्यों आएगा? तो बुद्ध का मकसद वो धर्म प्रवर्तन नहीं, तो वो नहीं पूरा था, नहीं वो था। संसार के लिए था, लेकिन वो ऋषि मुनियों को मिलना चाहते थे, ऐसा कुछ था। तो वो निर्वाण की ओर से आप देखेंगे तो ज्ञानगंज होगा, संसार की ओर से देखेंगे तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन। अरे वाह, वेरी नाइस।
मैंने बनारस के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें सुनी है, पढ़ी है, उसमें मैंने ये भी सुना है कि यहाँ तांत्रिक और अघोरी बाबा बहुत मिलते हैं, और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि वो खून भी पीते हैं। तो क्या ये सब सही है? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये तथ्य है, सही नहीं है। तथ्य मतलब कि हाँ ऐसा होता है। दिस इज रियलिटी, दिस इज फैक्ट, बट दिस इज नॉट एक्चुअलिटी और ट्रूथ। तो रियलिटी का मतलब है कि दैट विच कंडीशंस इन टाइम एंड स्पेस, जो कि टाइम और स्पेस में चीजें घटती हैं उसको लोग रियलिटी कहते हैं। रियलिटी ये ऐसा लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रूथ की ओर जाएंगे, तंत्र के ट्रूथ की ओर, सत्य की ओर, तो तंत्र का मतलब ये नहीं होता है। तंत्र शब्द और तंत्र विद्या का आविष्कार किया गया था या अन्वेषण किया गया था वेद को समझने के लिए। तो वेद को समझने जाएंगे यानी हम वेद को एक्सप्लेन करने जाएंगे। उस एक्सप्लेनेशन को या इंटरप्रिटेशन को तंत्र कहा गया था वैदिक समय में। अच्छा। और तब से लेके आज तक तंत्र वही है, इसके अलावा कुछ भी तंत्र नहीं है। जब आप ज्ञान को कर्म में डालते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं, तो वो तंत्र विद्या करते हैं। और उसमें भी बहुत सारे श्री विद्या आदि की आराधना है, क्योंकि वेद को समझ ही नहीं सकते तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो वेद को समझने के बाद, तो वेद का जो आपने बोला तंत्र, तो तंत्र का एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ किस रेफरेंस में कर सकते हैं? सिर्फ विस्तार करना ज्ञान को। जो तंत्र की जो निरुक्ति है वो है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। ये इसका एटिमोलॉजिकल मतलब है तंत्र का, रूट मीनिंग या वर्ब मीनिंग। फिर से एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। तंत्र के बारे में महर्षि यास्क ने जो निरुक्ति की है उसका सही मतलब बताया संस्कृत में, वो है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। तन्यति से बना है। तन्यति का मतलब होता है तानना। जैसे साड़ी के लिए सूत को तानते हैं तो उसको संस्कृत में तन्यति कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ज्ञान को जब हम तानते हैं, ज्ञानम अनेन विस्तार्यते, विस्तार देते हैं, इति तंत्र, ये तंत्र है। तो इसको ये तंत्र विज्ञान और तांत्रिकों को ब्लैक मैजिक के साथ क्यों जोड़ दिया गया है? पहली बात है कि तांत्रिक नहीं अपने आप को किससे जोड़ा है, बाद में तो ब्लैक मैजिक आएगा ना। ये जो तंत्र है उसका जो साहित्य है, उसका जो वाङ्मय है, उसकी जो मनीषा है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो पूरा आकाश है, उससे लोग परिचित ही नहीं रहे ब्रिटिश पीरियड में और मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में हमारे यहाँ वैदिक साहित्य का लोप हो गया था, और जो संगीत का वो पक्ष था जो उनको आमोद प्रबोध करता था, उसको उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया था। जैसे नाटक आपको नहीं दिखेगा मुगल काल में, लेकिन आपको संगीत और पेंटिंग दिखेगा, डांस दिखेगा। उसको उन्होंने अपने अनुसार ढाल दिया। उनको डांस अच्छा लग रहा है, संगीत अच्छा लग रहा है, तो ध्रुपद ख्याल हो गया, और गोटी पुआ या किसी भी देवालयों का जो नृत्य वो उनके अनुसार कोटी सिंह जैसा नृत्य हो गया, है ना। लेकिन नाटक को नहीं कर पाए क्योंकि उसमें रूप आता है, राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं। 600 साल में हमारे यहाँ एक तंत्र का भी लोप हो गया वैदिक साहित्य में। फिर आपका ब्रिटिश पीरियड आया, उसमें ढूंढा गया, और उसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आने से पहले या व्यापार से भी पहले बॉम्बे, ढाका और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। उसमें उन लोगों ने भारतीय जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसके विद्या को खोजने के लिए अपने स्कॉलर्स के ग्रुप बनाए थे। उसमें से ग्रुप को हमारे परिवार से ही हैं विद्यासागर जी, उनसे मिला, पता चला कि नाट्यशास्त्र है, तंत्र है, वेद है, गीता है, रामायण महाभारत। तो बिब्लियोथिका इंडिका एक मैगजीन आती थी, उसमें पब्लिश होने लगा कोई एक चैप्टर। बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज 17, बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज 16, 5वां चैप्टर, ऐसे करके फिर ग्रंथ कॉम्पाइल हुआ। तो तब हम लोग तंत्र के बारे में जाने, और तब हम लोग अभिनव गुप्त के बारे में जाने, जिन्होंने वैदिक समय से लेकर अपने समय तक यानी 10वीं शताब्दी तक तंत्र को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उसका कॉम्पेंडियम तैयार किया है। इसका नाम है तंत्रालोक। वो वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, मैग्नम ओपस है, उसमें 37 अध्याय है। फिर उन्होंने उसका सार भी लिखा है, तंत्र सार। उसको पढ़ने के बाद हम वो जानते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसी कोई बात उसको भारतवर्ष में पढ़ा ही नहीं गया है, नहीं पढ़ी। ये हमारे विद्वानों का कर्तव्य था कि वो इसको पढ़े और लोगों को बताएं। लोगों ने पढ़ा भी है कश्मीर में, कश्मीर शैव दर्शन में, बहुत कम लोगों तक पहुंचा, लेकिन वहां पर तांत्रिक ऐसे नहीं है। वहां पर तो ये मिस इंटरप्रेट किया गया है पूरा, और पूरे भारतीय समाज को बिल्कुल जिसको कहते पैराडाइज किया गया है, उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए मैंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया।
आपने किया है, ऑलरेडी किया है? संस्कृत अंग्रेजी में, क्लासिकल संस्कृत। अच्छा, क्या है किताब का नाम? किताब का नाम है तंत्रालोक, 6 खंडों में, 6 वॉल्यूम्स। तंत्रालोक। इसके और वॉल्यूम्स भी अब आ गए। आई होप कि सब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं या और भी कोई है जो सच्चे अर्थ में समझना चाहे के बारे में सब कुछ है। अभिनव गुप्त का ग्रंथ है, ये 6 खंडों में है, प्रकाशित है, और इसके दूसरे एडिशंस भी अब आ गए, वो पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सत्यजीत रे's इंटरव्यू, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में हमने बचपन में देखी थी ऑफ कोर्स, पर आपने तो उनका इंटरव्यू किया है, तो उनका स्वभाव या उनकी स्टाइल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंटरव्यू में जो स्वभाव को ज्यादा पता नहीं चलता, आपको मेरा स्वभाव नहीं पता चल रहा है ना। तो मैं वो जब शूटिंग करने आए थे यहाँ पर 76-78 में जय बाबा फिल्मनाथी बनारस में, तब मैं उनसे मिला था। और यहाँ पे कॉफी हाउस जैसा हुआ करता था, दी रेस्टोरेंट। क्या नाम? दी रेस्टोरेंट बनारस में। तो उसमें किसी का नाम अगर आ जाए, जैसे गौतम चैटर्जी दी रेस्टोरेंट बनारस, चिट्ठी पहुंच जाएगी, इतना पॉपुलर था। और उसमें हर कोई अंदर जाने से डरता था, क्योंकि उसमें जो बैठे होते थे उसमें या तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, इस लेवल के लोग ही अंदर बैठते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि उन्होंने सत्यजीत रे को देखा है, सब्जी लेने गए थे, वो आ रहे हैं क्या प्रोडक्ट खाकर, उन्होंने सुन के यहाँ आ गया, और मैं जाके लोग दूर से देख रहे थे, मैं सीधे उनके पास खड़ा हो गया, साइकिल चला रहा था, बीएससी पढ़ता था बीच में। मैंने उसके जाते ही उन्होंने मुझे देखा, वो चाय पी रहे थे, ऐसे देखा, और पता नहीं मेरा दुस्साहस था या जो भी हो, डेस्परेट था। मैं उनके पास जाके बोला कि नमस्ते, मेरा नाम गौतम चैटर्जी है और मैंने आपकी फिल्म चारुलता देखी है, उसमें जो बाइनोकुलर का प्रयोग किया है एक इमेजरी के रूप में, उससे आपसे पहले ट्रूफो 400 ब्लोज पे कर चुके हैं, लेकिन आपका यूज करना अच्छा है। उनको लगा कि इतना वो ट्रूफो जानता है सबको, तो कुछ एक बैठाया, फिर चाय किस खिलाया, फिर ऑमलेट खिलाया, फिर बोला कि तुम शूटिंग देखने आओगे? हाँ, हम आएंगे। फिर वो दशरथ में बोर्डिंग लॉज में ठहरे थे, वहाँ जाके अपनी सब चीज़ें दिखाना, शूटिंग में बुलाना। उसमें हमारे भाई लोग यहाँ फिल्म सोसाइटी बनाए थे, उसमें बर्गमैन के का एक पैकेज आया था, तब छोटे थे उसमें, तो उनको इनवाइट भी किए, क्योंकि उन्होंने फिल्म सोसाइटीज पूरे भारतवर्ष में शुरू की कलकत्ता से, तो बहुत खुशी खुशी आ गए। तो वो जो यहाँ निषाद सिनेमा हॉल था, उसमें आए, वो बर्गमैन को बोले, तो वो जब बोलने आ रहे हैं, सब्जी वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ कोई ग्लैमर नहीं है, किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई जानता भी नहीं, सब जीत रहे हैं, तो उनका बैठना, खाना, सोना, सब चीज़ों में ये पाए कि वो बहुत ही अपने जीवन पर बहुत निष्ठावान है, मतलब एक निष्ठ होकर कुछ भी करते हैं। जैसे कि अगर एक शॉर्ट था कि उत्पल दत्त को नाव में बैठ के सिर्फ वहां से यहाँ तक आना था, तो ना बोला, तो नाविक जो था उस जमाने में 500 रुपया मांग रहा था वहां से, तो उसने बोला कि बात दो, मतलब मना कर दो। तो फिर वो नाव वाला 500 से 50 में आ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो नहीं, फिर ये भी उन्होंने कहा, तो ये नहीं कि नहीं चलो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे ही नहीं। ऐसे ही खाना खाते समय जैसे सारा उनके क्रू मेंबर पत्तल में खा रहे थे, वो बैठ के खा रहे हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, बहुत मेहनत करने वाले, और अपने जीवन को उन्होंने बहुत अनुशीलित किया था। अनुशीलन का मतलब होता है डिसिप्लिन, जो ऋतु घटक नहीं कर पाए थे। तो ऐसे डायरेक्टर आपको, मतलब उनको मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर की आईज जो रहती है, वो क्या थी? मुझे लगता है कि जब जीवन में हम डिसिप्लिन होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आर्ट में पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर बहुत अच्छी आर्ट है, हम बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन हम दिन भर शराब पिए बैठे रहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये उनमें नहीं था। तो लेकिन सत्यजीत रे की जो संभावना भारत में देखी जाती है, मुझे वही उनकी सीमा भी लगती है। उन्हें मैंने बंगाली डायलेक्ट का प्रयोग खूब किया। उन्होंने ऐसी एक भी फिल्म नहीं बनाई जिसमें सत्यजीत रे कुछ कह रहे हैं। उन्हें 28 फीचर फिल्में बनाई है। 28वीं फिल्म आगंतुक में वो ऐसा कुछ कह रहे हैं जो सत्यजीत रे कह रहे हैं, लेकिन जो 27 फिल्में बनाई है उसमें जो कुछ भी पहले से है उसको खाली वो विजुअल रूप दे रहे हैं, जिसमें वो पारंगत है। समाज में जो घटना बनती है, जैसे कोई नॉवेल है ना, तो हमारे यहाँ सिनेमा में, विश्व में माना गया है कि एक कमर्शियल सिनेमा होता है, क्लासिक सिनेमा होता है। कमर्शियल सिनेमा का मतलब होता है जहाँ पर रियलिटी रिप्रोड्यूस की जाती है। जैसे मान लीजिए समाज में कोई घटना घटी है, उस पर फिल्म बनाती है, या किसी का नॉवेल उस पर फिल्म बनाती है। दूसरा वो होता है जिसमें सिनेमेटोग्राफी, जो एक पर्टिकुलर आर्ट है, वो वेट करता है अपने पोइट का। पोइट अपने इनर वर्ल्ड को शेयर करता है लोगों से। भारत में भी ऐसी फिल्में नहीं बनी है एक भी,
तो इसको हम क्लासिक सिनेमा कह रहे हैं। ओके। ब्रेसो ने बनाया, बर्गमैन ने बनाया, ट्रूफो ने बनाया, तार्कोवस्की ने बनाया, क्रिस्टोफ ने बनाया। भारत में इसकी परंपरा ही नहीं शुरू हुई है, जो सिनेमेटोग्राफ आर्ट का यूज करना नहीं हुआ है। तो ऐसे तो बहुत सारी फिल्में ऐसे बोलते हैं लोग कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है। हाँ, वो कोई एक शब्द सुन लिया है। अच्छा। तो तो आपकी दृष्टि से इंडियन सिनेमा में, इंडियन सिनेमा भी क्लासिक सिनेमा एक भी नहीं बनी है, क्योंकि सत्यजीत रे ने बनाया तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवेल पर बनाया, रियलिटी रिप्रोडक्शन। सुनील गंगोपाध्याय पर बनाया कि अरण्य गिरिराज, है ना। तो लेकिन आपको क्या कहना है? अच्छा, ऐसी कोई अभी कोई नहीं बनाई ही नहीं जीवन भर में उन्होंने। नहीं मतलब और कोई डायरेक्टर ने भी नहीं बनाई है किसी को भी। ये हमारे यहाँ सेंस ही नहीं आया। वो लोग बात तो करते हैं बर्गमैन, ट्रूफो, फेरेनी, गोदार, लेकिन क्यों बर्गमैन है, क्यों तार्कोवस्की है। और तार्कोवस्की की किताब है टाइम विद इन टाइम, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि एक वो सिनेमा होता है जो रियलिटी को फिर से दिखाती है सिनेमा में, एक वो होती जो पहली बार आता है जिसका अपना लिटरेचर होता है, जो लिटरेचर में जाना चाहिए, सिनेमा का लिटरेचर आधारित सिनेमा नहीं। इन सब चीजों पर भारत में भी पढ़ाई लिखाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई। ये बहुत नई बात है हमारे लिए। गौतम जी, बहुत आपने हर एक विषय में बहुत अच्छी बातें कही है, नई बातें हैं हमारे लिए, तो हम आपके बहुत ही आभारी हैं। तो एक लास्ट में सवाल है कि हम बनारस में आए हैं और हम बहुत खुश हैं, तो बनारस से एक ही चीज कुछ लेके जानी है हमें, हमारे बम्बई में या तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे रूट्स है वहाँ, तो क्या लेके जाना चाहिए? मुझे लगता है कि पूरे विश्व में काशी और रोम सबसे प्राचीन शहर है, रोम। लेकिन काशी में जब तक ये लॉकडाउन वगैरह का नहीं था, तो वह एक दिन का जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ 10,000 है। कितना? 10,000। एक दिन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन 10,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन। पूरे विश्व में ऐसा किसी शहर में नहीं। तो अगर आप उनसे पूछिए कि आपको एम्पिरिकली क्या अच्छा लगता है बनारस, क्यों आते हैं, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। आप उनको हेल्प करिए, सड़क टूटी हुई है, धूल बहुत है, शोर बहुत है, आंखों का जो विजुअल है वो पूरा शोर है, धूल है, कानों का जो आपका ऑरेंज क्वालिटी है, ठीक है, उसमें बहुत शोर है, गाड़ियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, भीड़ है, तो आप क्यों आते हैं? बोले कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता क्यों है उसको आर्टिकुलेट को नहीं कर पाते। वो जो पॉपुलेशन आती है, दरअसल वो सब लोग जो खींचते आ रहे हैं आज 3000 साल से काशी में के पूरे वर्ल्ड को जो खींचता है वो है यहाँ का डिवाइन जो वाइब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर इतने ऋषि मुनि हुए हैं, भरत मुनि यही हुए हैं, और यहाँ पर वैदिक पर यहाँ पर अग्निहोत्र ऋषि और होता ऋषि दो ग्रुप भी था जब आनंद कानन के समय में। यहाँ सिर्फ वन था, आनंद कानन था, सड़क और ये सब मार्ग बनाई नहीं था महाजनपद से पहले। तो उसमें जो लोगों ने तपस्या की है उससे यहाँ पर एक ऑरा डेवलप हो गया है डिविनिटी का, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके तहत आपको भी आयुर्वेद तो आपको अच्छा लग रहा है। गंगा की लहरें भी अगर वाइब्रेशन क्रिएट करती तो है। अगर आपको कुछ ले जाना है तो अपना यहाँ का जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो ज्यादा जागृत है उसको आप अपने भीतर अनुभूत कर सकती हैं और उसको अपने साथ ले जा सकती हैं। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसा घाट चुनना पड़ेगा जहाँ पर कम लोग हों, कोई आवाज ना हो। वहां पर आप शाम से पहले बैठ जाइए और वहां पर संध्या होने दीजिए। जैसे जैसे सूरज ढलेगा पीछे तो आपको सामने दिखेगा, सीधी रोशनी खत्म हो जाएगी, संध्या उतरेगी और नदी के वक्ष में गहरे में उतरती जाएगी, तो आपके भीतर भी उतरेगी और फिर वो आपको भीतर ले जाके बिल्कुल खामोश कर देंगे और फिर आप थोड़ी देर बाद देर तक बैठे रहेंगे और बैठे रहें और बैठे रहें, फिर आप धीरे धीरे चलेंगे तो वो फिर डिवाइन वाइब्रेशन ही आपको ऐसे चलाते हुए बॉम्बे तक ले जाएगा। वाह, क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड। सच में हम ये वाइब्रेशन लेके ही जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। दोस्तों, स्वर गुर्जरी के साथ जुड़े रहना। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके पास बहुत विषयों का ज्ञान है। सो स्टे कनेक्टेड विद स्वर गुर्जरी। Like, share and subscribe. Thank you so much.